दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल में हमें आजादी नहीं मिली। असंख्य लोगों ने कई साल संघर्ष किया, हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दी और तब कहीं जाकर हमें आजाद देश का दर्जा मिला। आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार मिला। हमारे उज्जवल कल के लिए उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ऐसा ही एक दीवाना था करतार सिंह सराभा। आजादी के महानायक शहीद भगत सिंह सराभा को अपना गुरु मानते थे। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गांव में हुआ। उनकी माता का नाम साहिब कौर तथा पिता का नाम मंगल सिंह था। उनके पिता का निधन करतार सिंह के बचपन में ही हो गया था। करतार सिंह की एक छोटी बहन धन कौर भी थी। दोनों भाई बहन का पालन पोषण दादा बदन सिंह ने किया। करतार सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के स्कूलों में हासिल की। बाद में करतार सिंह को उड़ीसा में अपने चाचा के पास जाना पड़ा। उड़ीसा उन दिनों बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जो राजनीतिक रूप से अधिक सचेत था। वहां के माहौल में सराभा ने स्कूली शिक्षा के साथ अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना भी शुरू किया। 10वीं श्रेणी पास करने के उपरांत उसके परिवार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे अमेरिका भेजने का निर्णय लिया और 1 जनवरी 1912 को सराभा ने अमेरिका की धरती पर पांव रखा। उस समय उनकी आयु 15 वर्ष से कुछ महीने ही अधिक थी। अमेरिका में करतार सिंह सैन फ्रांसिस्को के बंदरगाह पर पहुंचे। आजाद देश में पहुंचकर कदम कदम पर उनके कोमल हृदय पर चोट पड़ने लगी। इन गोरों की जबान से डैम हिंदू और ब्लैक मैन आदि शब्द सुनते ही वे पागल हो उठते थे। उनको कदम कदम पर देश की इज्जत व सम्मान खतरे में नजर आने लगा। एक बुजुर्ग महिला के घर में किराएदार के रूप में रहते हुए जब अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला द्वारा घर को फूलों व वीर नायकों के चित्रों से सजाया गया, तो सराभा ने इसका कारण पूछा। महिला के यह बताने पर कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर नागरिक ऐसे ही घर सजाकर खुशी का इजहार करते हैं, तो सराभा के मन में भी यह भावना जागृत हुई कि हमारे देश की आजादी का दिन भी होना ही चाहिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद देश में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता पर सीधा नियंत्रण कर लिया था। एक ओर उत्पीड़न तो दूसरी ओर भारत में औपनिवेशिक व्यवस्था का निर्माण शुरू किया गया। क्योंकि खुद ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, इसलिए म्यूनिसिपैलिटी आदि संस्थाओं का निर्माण भी किया गया। लेकिन भारत का आर्थिक दोहन अधिक से अधिक हो, इसलिए यहाँ के देसी उद्योगों को नष्ट करके यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। साथ ही पूरे देश में रेलवे का जाल बिछाया जाने लगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामंतों को अपना सहयोगी बनाकर किसानों का भयानक उत्पीड़न शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ 19वीं सदी के अंत तक आते आते देश के अनेक भागों में छिटपुट विद्रोह होने लगे। महाराष्ट्र और बंगाल तो इसके केंद्र बने ही, पंजाब में भी किसानों की दशा पूरी तरह खराब होने लगी। इसका परिणाम हुआ कि 20वीं सदी के आरंभ में ही पंजाब के किसान कनाडा, अमेरिका की ओर मजदूरी की तलाश में देश से बाहर जाने लगे। मध्य वर्गीय छात्र भी शिक्षा प्राप्ति हेतु इंग्लैंड, अमेरिका व यूरोप के देशों में जाने लगे थे। 1905 में कनाडा पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या सिर्फ 45 थी, जो 1908 में बढ़कर 2023 तक पहुंच गई। 1909 में कनाडा में प्रवेश के कानून कड़े कर दिए जाने पर भारतीयों का रुख अमेरिका की ओर हुआ, जहां पर 1913 में भारतीयों की संख्या एक अनुमान के अनुसार 5000 थी। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी पुस्तक इंडियन इन फॉरेन लैंड्स में इनकी संख्या 15,000 बताते हैं। इन भारतीयों में 90% पंजाबी सिख किसान थे, कुछ मध्य वर्गीय विद्यार्थी थे। कनाडा और अमेरिका पहुंचे पढ़े लिखे भारतीयों ने शीघ्र ही वहां से भारतीय स्वतंत्रता की मांग उठाने वाली पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू की। कनाडा और अमेरिका के अतिरिक्त इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान व अन्य अनेक देशों में पहुंचे भारतीयों ने स्वतंत्रता की अलग जगाई। भारत से बाहर जाकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने वाले भारतीयों में सबसे पहला चर्चित नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, जिन्होंने पहले इंग्लैंड और उसके बाद पेरिस से स्वतंत्रता का बिगुल बजाया। 1906 में इंग्लैंड पहुंचे विनायक सावरकर ने अभिनव भारती व फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई। उन्हीं से प्रेरित होकर पंजाब से पहुंचे मदनलाल ढींगरा ने 1909 में करजन वायली की हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें 1.5 महीने के भीतर ही लंदन में फांसी दे दी गई।
भारत से बाहर भारत की आजादी के लिए फांसी पर चढ़कर शहीद होने वाले वे शायद पहले भारतीय थे। इसके 31 साल बाद एक और पंजाबी देशभक्त उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के कुख्यात खलनायक ओडवायर की हत्या कर 1940 में लंदन में ही फिर शहादत हासिल की थी। इस बीच ईरान में 1915 में सूफी अम्बा प्रसाद और कनाडा में भाई मेवा सिंह शहीद हुए। विदेशों में जाकर भारत की आजादी की चेतना जगाने वाले भारतीयों में एक प्रमुख नाम लाला हरदयाल का था, जो बाद में गदर पार्टी के मस्तिष्क और प्रथम महासचिव बने। करतार सिंह सराबा 1 जनवरी 1912 को ही अमेरिका पहुंच चुके थे। सैन फ्रांसिस्को में बाबा ज्वाला सिंह, सोवन सिंह भकना व अन्य अनेक पंजाबी संगठित होने का प्रयास कर रहे थे और उनके संगठन के प्रयासों को वैचारिक दिशा देने के लिए हरदयाल को वहां बुलाया गया। हरदयाल के भाषणों से भारतीय छात्र अभिभूत थे। सराभा भी उनमें से एक था। लाला हरदयाल ने सभा के सदस्यों को वैचारिक प्रशिक्षण देना शुरू किया और 1857 ये गदर की तरह एक और गदर की जरूरत पर बल देना भी उन्हीं के सुझाव पर गदर शीर्षक से ही अखबार शुरू करने का फैसला भी लिया गया। इसके बाद मीटिंगों का सिलसिला शुरू हुआ। इन मीटिंग में करतार सिंह सराबा भी अपने गांव सराबा के रूलिया सिंह के साथ शामिल हुए। यहीं पर गदर पार्टी की सुदृढ़ नींव डाली गई तथा संगठन का नाम हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, जो संक्षेप में हिंदी एसोसिएशन कहा जाने लगा और बाद में संगठन के मुख्य पत्र गदर के नाम से गदर पार्टी के रूप में ही इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। संगठन ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने व गदर अखबार निकालने का निर्णय लिया। वास्तव में बाद में गदर अखबार 1 नवंबर 1913 में निकालने से गदर पार्टी का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाना शुरू हुआ। गदर पार्टी के निर्माण के बाद इसके कार्यकर्ता, विशेषतः करतार सिंह सराबा ने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया और ऐतिहासिक महत्व के निर्णय लिए, जिनमें भारत में सशस्त्र क्रांति का करना भी शामिल था और इन गतिविधियों की तैयारी 1 नवंबर से गदर अखबार की शुरुआत से शुरू हुई। गदर अखबार का पहला अंक उर्दू में 1 नवंबर 1913 को निकला। गदर अखबार गदर पार्टी के दफ्तर युगांतर आश्रम से निकाला जाता था और लाला हरदयाल के साथ अखबार निकालने में करतार सिंह सराभा और रघुवर दयाल गुप्ता की सक्रिय भूमिका थी। लाला हरदयाल अधिकांशतः लेखन का काम देखते, रघुवर दयाल उसे उर्दू में व करतार सिंह सराभा उसे पंजाबी में साइक्लो स्टाइल तरीके से छापते। बाद में मांग बढ़ने पर लिथो मशीन लगाकर छपाई का काम होने लगा। लाला हरदयाल को मार्च 1914 में अमेरिका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन 4 महीने में ही गदर अखबार की नींव इतनी दृढ़ हो गई थी कि उनके जाने के बाद गदर के प्रकाशन में कोई व्यवधान नहीं आया। गदर अखबार के प्रबंधन में करतार सिंह सराभा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जगजीत सिंह ने पंजाबी में प्रकाशित गदर पार्टी लहर में उन्हें इंसानी जामे में बिजली का इंजन कहा है, जो अपने जोश और उत्साह से अपने साथियों में भी जोश भर देते थे। हरनाम सिंह के अनुसार करतार सिंह सराभा ने शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें भारत से पहुंचे $200 भी गदर अखबार के प्रकाशन हेतु लाला हरदयाल को सौंप दिए। गदर अखबार में सराभा उनके साथ पूर्णकालिक कार्यकर्ता की तरह काम करते थे, जो सामूहिक रूप से भोजन करते। वे व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सिर्फ $2 प्रति माह पार्टी बेच की तरह लेते थे। करतार सिंह सराभा गदर पार्टी का सांगठनिक काम भी देखते और गदर अखबार की उर्दू में किताबत करते, उसका पंजाबी में अनुवाद करते और डाक से अखबार भेजने तक का काम देखते थे। इस समय करतार सिंह सराभा की उम्र 17.5 साल के करीब थी। गदर अखबार से चुनकर गदर की गूंज तक कविता संकलन छापे गए। जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने पर गदर पार्टी कार्यकर्ता युगांतर आश्रम में एकत्र हुए और विश्व की स्थिति पर कई दिन के विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से फैसला किया कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ देश लौटकर सशस्त्र संघर्ष शुरू किया जाए। कारण यह है कि इंग्लैंड अब विश्व युद्ध में फंस चुका है, तो उसकी ताकत कमजोर होगी और वह उपनिवेशों की रक्षा नहीं कर पाएगा। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता था कि गदर अखबार ने देश की जागृति फैला दी है और अब जनता उठने को तैयार ही है। इसी अनुमान को आधार बनाकर गदर पार्टी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जो 5 अगस्त 1914 के गदर अखबार में छाप दिया गया। देश जाकर गदर मचाने का ऐसा जोश भर गया था कि किसी फैसले को गुप्त रखने की भी जरूरत नहीं समझी गई और कहा गया कि नवंबर 1914 के प्रथम सप्ताह तक तमाम भारतीय भारत पहुंच जाए
और गांवों में प्रचार द्वारा लोगों को अपने साथ ले। जब अन्य द्वीपों से भी भारतीय लौट आएंगे तो तारीख निश्चित कर गदर शुरू कर दिया जाएगा। गदरियों में सबसे उतावला था करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा बाकी गदरियों से करीब एक महीना पहले ही 15-16 सितंबर 1914 को कोलंबो के तट पर पहुंच गए, जहां से वह पंजाब पहुंचा। अमेरिका से गदरियों का पहला और बड़ा समूह 29 अगस्त 1914 को कोरिया जहाज से सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुआ। पंडित परमानंद झांसी, जो पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे थे, रास्ते में गदरियों के प्रचार से प्रभावित होकर अमेरिका जाने के बजाय गदरियों के साथ देश लौट आए। 1916 तक भारतीय लगातार देश लौटते रहे, जिनकी संख्या 8,000 तक पहुंच गई थी। बाबा सोहन सिंह बकना को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी करतार सिंह सराबा उनसे मिलकर गदर पार्टी की योजनाओं के संबंध में एकाधिक बार विचार करते रहे। पंजाब लौटने वाले भारतीयों को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता रहा या उनको अपने ही गांव में नजरबंद कर दिया गया। जो लोग पुलिस के हाथ नहीं आए, उनमें थे करतार सिंह सराबा, हरनाम सिंह, पंडित जगत राम, भाई परमानंद झांसी, भाई जगत सिंह व बीबी गुलाम कौर आदि थे। इन लोगों ने पंजाब में गदर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गदर पार्टी कार्यकर्ता जिस उम्मीद के साथ भारत लौटे थे, भारत की स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन करतार सिंह सराबा हिम्मत हारने वालों में नहीं था, इसलिए वह अपने साथियों के साथ पहाड़ से टकराने को तैयार था। वास्तव में अपनी कम उम्र यानी 18 साल की ही उम्र होने पर भी सराबा अब गदरी क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहा था, विशेषतः महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी के बाद। तो जैसे सराबा ने उनकी जिम्मेदारी ही अपने ऊपर ले ली थी, अपने व्यक्तित्व में सराबा वैसे ही अथक और निर्भय योद्धा था। वह लुधियाना में बाजारों में निर्भय घूमता रहता और 2 बार गदर पार्टी अध्यक्ष बाबा भगना से उनके पुलिस हिरासत में होते हुए भी मुलाकात की। संगठन को पुनः अपने पैरों पे खड़ा करके करतार सिंह सराबा सहित निधान सिंह चुंगा, जगत राम सिंह, पृथ्वी सिंह, बंता सिंह आदि की समिति बनाई गई। बाद में विष्णु गणेश पिंगले भी उसमें शामिल हो गए। लुधियाना कुछ समय के लिए जैसे गदर पार्टी संगठन को पंजाब में सुदृढ़ बनाने का केंद्र बन गया था। करतार सिंह सराबा यही एक स्कूल का छात्र रहा था और उसने सबसे पहले छात्रों से ही संपर्क स्थापित किया। उसकी प्रेरणा से छात्र पढ़ाई छोड़कर गदर आंदोलन में शामिल हो गए। इन्हीं छात्रों की मदद से गदर, गदर दी गूंज, ऐलान जंग आदि साहित्य को छापकर प्रचारित किया जाता था। भाई परमानंद से भी सराबा ने संपर्क किया, जिन्होंने सराबा को राम शरण दास से मिलवाया। राम शरण दास के साथ मिलकर सराबा ने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया। विष्णु गणेश पिंगले के भी देश के अन्य हिस्सों में रह रहे क्रांतिकारियों से संपर्क थे। करतार सिंह सराबा ने पंजाब लौटे गदरी क्रांतिकारियों से मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया। इन मीटिंगों में गांव-गांव में प्रचार कार्य करने पर बल दिया गया। गदरी कार्यकर्ता गांव में गदरी साहित्य बांटने का कार्य व गुप्त बैठक करने लगे। गदरी क्रांतिकारियों की योजना में गांव वासियों के साथ साथ सेना के सिपाहियों से संपर्क कर उन्हें भी विद्रोह में शामिल करना था। सराबा गदर साहित्य छापने के लिए छापाखाना भी लगाना चाहते थे। वास्तव में करतार सिंह पंजाब में सक्रिय गदर पार्टी की धड़कन थे। उसकी हिम्मत हैरान करने वाली थी। 15 नवंबर को ही गदर शुरू करने का फैसला ले लिया गया, लेकिन इतने कम समय में हथियार न मिल पाने की वजह से तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। लाहौर और फिरोजपुर छावनियों पर हमला कर हथियार लूटने की योजना बनाई गई। करतार सिंह सराबा अपनी गतिविधियों में इस हद तक निर्भय व दुस्साहसी थे कि एक बार यात्रा में एक हवलदार को सीधे ही कहा कि तुम अपनी गुलामी की नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। उस हवलदार पर सराबा के साहस का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने कहा कि वे लोग लाहौर छावनी में आदमियों को लेकर आए और वह असलहा की चाबियां उन्हें दे देगा। चाबियां उसी हवलदार के पास थी। इसी संकेत को सहायता समझकर गदरियों ने 25 नवंबर को लाहौर छावनी पर हमला करने की योजना बनाई। लाहौर छावनी से मैगजीन की चाबी लेकर फिर वहीं से हथियारों के साथ अंग्रेज सेना पर हमला करना था। लेकिन इस बीच जिस हवलदार ने चाबियां देने का वायदा किया था, उसकी कहीं और बदली हो जाने से पूरी योजना ध्वस्त हो गई। जो गदरी लाहौर छावनी पहुंच गए थे, वे रात को जंगल में छिपे इंतजार करते रहे तथा अन्यों को फिरोजपुर व लुधियाना में दूध भेजकर रोका गया। फिरोजपुर में एक हुए गदरियों ने मोगा में खजाना लूटने की योजना बनाई, जो बहुत ही घातक सिद्ध हुई।
27 नवंबर को कुछ गदरी टांगों पर फिरोजपुर से मोगा की ओर चल पड़े। मिस्री वल्ला गांव के पास पुलिस पार्टी अपने वरिष्ठ अधिकारी के इंतजार में खड़े थे कि गदरियों को देखकर उन्हें संदेह हुआ और गदरियों को उन्होंने रोक लिया। थानेदार द्वारा रहमत अली को थप्पड़ मारने से क्रुद्ध गद्दी क्रांतिकारियों ने थानेदार को गोली से उड़ा दिया और उसके साथ ही जेलर को भी। लोग भागने लगे। कुछ गदरी क्रांतिकारियों तो वहां से निकल गए, लेकिन 9 कार्यकर्ता नहर किनारे झाड़ झंकार में छिप गए। पुलिस ने वहां घेरा डाला कर गोलियों की वर्षा कर दी, जिसमें 2 गदरी मारे गए और 7 पकड़े गए, जिन्हें 1915 में लाहौर केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। इस कांड को फेरू शहर का कांड भी कहा जाता है। इस कांड से करतार सिंह सराभा के मालवा गुट की तो कमर ही टूट गई। इस असफलता से निराश होकर एक बार तो गदरी कार्यकर्ता निष्क्रिय होकर घरों को लौट गए, लेकिन सराभा ने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। गदरी क्रांति का यह पहला दौर दिसंबर 1914 तक चला। फिरोज शहर की घटना के बाद गदरी गतिविधियां मध्यम पड़ गई थी। अब गदरी क्रांतिकारियों को केंद्रीय संगठन व नेतृत्व की कमी शिद्दत से महसूस हुई। यह भी महसूस किया गया कि बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया जाए, क्योंकि उन्होंने गदर पार्टी से पहले अनुशीलन समिति और युगांतर गुटों के जरिए क्रांतिकारी कार्यवाहियां भी की। इस काम के लिए करतार सिंह सराभा ने ही अग्रगामी भूमिका निभाई और गदर क्रांतिकारियों को देश के अन्य क्रांतिकारियों से जोड़कर गदर को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। पंजाब के बाहर देश के अन्य भागों में क्रांतिकारियों से गदर पार्टी का संपर्क स्थापित करने वालों में विष्णु गणेश पिंगले की भूमिका प्रमुख रही। पिंगले अमेरिका में गदर पार्टी में सक्रिय रहे। गदर पार्टी अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकना का स्पष्ट विचार था कि गदर पार्टी क्रांतिकारियों को देश के अन्य भागों में क्रांतिकारियों से अपना संपर्क स्थापित कर पार्टी को पूरे राष्ट्र तक पहुंचाकर क्रांति का कदम उठाना चाहिए। पिंगले चाहते थे कि पंजाब से बाहर के क्रांतिकारी पंजाब के गदरी क्रांतिकारियों को अधिकाधिक बम देकर उनकी सहायता करें, लेकिन बम बनाने का खर्च ज्यादा था, इसलिए पिंगले धन का प्रबंध करने वे स्थितियों की जानकारी लेने के लिए दिसंबर में पंजाब पहुंचे। करतार सिंह सराभा को क्रांतिकारी कार्य पद्धति का तो अनुभव हो गया था, लेकिन अपने प्रमुख नेताओं के जेल में होने से वह स्वयं को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं समझता था। दिसंबर में ही पिंगले के पंजाब पहुंच जाने से अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारियों का संपर्क आपस में बढ़ा। 31 दिसंबर को अमृतसर की एक धर्मशाला में हुई बैठक में हथियार संग्रह करने, चंदा इकट्ठे करने, सैनिकों को प्रेरित करने, बम बनाने व डकैतियां डालने जैसी गतिविधियों पर विचार किया गया। विदेशों में से जिन जहाज में हथियार आ रहे थे, वे रास्ते में ही पकड़ लिए गए। थोड़े से बम सचिंद्रनाथ सान्याल और विष्णु गणेश पिंगले के माध्यम से मिले। हथियार खरीदने भी मुश्किल थे, क्योंकि उनके खरीदने लायक धन गदर पार्टी के पास नहीं था। अतः हथियार खरीदने के लिए धन जुटाने की खातिर डकैतियां करने का प्रस्ताव मान लिया गया। कुछ धन चंदे से भी एकत्र हुआ। गदरी क्रांतिकारियों ने कुल 5 डकैतियां की, जिनमें से 2 में सराभा ने हिस्सा लिया। इस डकैती के समय इकट्ठे हुए गांव वालों को सराभा ने भाषण देकर समझाने का प्रयास किया कि वे ये सब अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए कर रही हैं, लेकिन लोगों को इस पर कोई विश्वास नहीं हुआ। तब तक एक गदरी ने बम चला दिया। इस डकैती में गदरियों को काफी धन मिला। चब्बा गांव की डकैती में शामिल काला सिंह लोहार जब पकड़ा गया तो उसने सब कुछ उगल दिया। अमृतसर के पार्टी कार्यालय के इंचार्ज मूला सिंह की खबर भी पुलिस को मिल गई। पुलिस की कोशिश अब गदर पार्टी में भेदिया घुसाने की थी। इस काम में उसे बिना रुकावट की कामयाबी मिली। कृपाल सिंह को पार्टी में घुसाकर, जो पार्टी में पहले से शामिल अपने भाई बलवंत सिंह की मदद से पार्टी में बिना किसी शक के शामिल हो गया। कृपाल सिंह के जरिए गदरी पार्टी द्वारा 21 फरवरी की रात को शुरू किए जाने वाले गदर की सूचना ददेहर के क्रांतिकारियों के पास भेजी गई। चूंकि 21 फरवरी की तारीख का पता कृपाल सिंह को पहले ही दिन लग गया, इसलिए उसने फिर 14 फरवरी को ही डीसीपी लियाकत हुसैन को सूचित कर दिया और उसे 15 फरवरी को लाहौर बुला लिया। उस दिन लाहौर के मोची दरवाजे वाले घर में तमाम बड़े गदरी क्रांतिकारी मिलने वाले थे। अमृतसर पुलिस को कृपाल सिंह का तार देर से मिला। तब तक अफसर हाथ से निकल चुका था। जिस निधान सिंह की सिफारिश पर कृपाल सिंह को पार्टी में शामिल किया गया था, उसे ही सबसे पहले कृपाल सिंह पर शक हुआ। कृपाल सिंह की ड्यूटी 15 फरवरी को म्यामी छावनी जाने की थी, लेकिन निधान सिंह ने उसे लाहौर रेलवे स्टेशन पर घूमते देखा।
कृपाल सिंह के पुलिस के भेदिया होने की खबर की पुष्टि हो जाने से गदर पार्टी ने गदर की तारीख 2 दिन घटाकर अर्थात 19 फरवरी कर दी। लेकिन कृपाल सिंह को इस तारीख की भी खबर हो गई और उसने इसकी सूचना भी पुलिस तक पहुंचा दी। 18 फरवरी को लाहौर के मोची दरवाजे वाले मकान पर जमा गदरी क्रांतिकारी पुलिस के छापा मारने से गिरफ्तार कर लिए गए। 19 तारीख को सरकार द्वारा उन सभी छावनियों को चौकस कर दिया गया जहां पर गदर होने की आशंका थी। 20 नेताओं को गिरफ्तार कर डकसई छावनी भेज दिया गया। इनमें 12 को फांसी पर लटकाया गया और 8 को उम्र कैद की सजा दे दी गई। फिरोजपुर में भी सरकार ने गदर के प्रयास विफल करने के सभी उपाय कर लिए थे। जिन सैनिकों ने मैगजीन की चाबियां क्रांतिकारियों को सौंपनी थी, उन्हें उसी सुबह नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। करतार सिंह सराभा ने दुस्साहस कर बैरकों में जाकर देसी पलटन के हवलदार से मुलाकात की, जिसने अब कुछ भी न कर पाने की व्यवस्था जताई। सराभा को भी एहसास हो गया था कि अब कोई आशा नहीं बची है, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। अंततः वे खाली हाथ लौटे। गांव के लोग अपने घर को लौट गए। फिरोजपुर की पलटन के कई सैनिक को भी सजा दे दी गई। मेरठ और बनारस के सैनिक पंजाब से सिग्नल का इंतजार करते रहे। सारी योजना बिखर गई थी। पंजाब में अब चारों ओर गिरफ्तारियों का दौर चल निकला। पकड़े जाने वाले लोग आगे 2-2, 4-4 नाम और लेते गए। सराबा 20 फरवरी की रात को ही रास बिहारी बोस को लाहौर से सुरक्षित रूप से बनारसी गाड़ी में चढ़ा आया। यदि रास बिहारी बोस उस रात वहां से न निकलते तो उनकी गिरफ्तारी और संभावित फांसी तय थी। उसी रात करतार सिंह सराबा, हरनाम सिंह और जगत सिंह एक और मकान में जाकर सो गए। तीनों ने विचार किया कि अभी यहाँ से निकलकर सुरक्षित जगह जाया जाए और स्थिति बदलने पर लौटकर फिर संघर्ष शुरू किया जाए। उसी रात वे तीनों लाहौर से गाड़ी पकड़कर पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान की सीमा पर मिचनी गांव पहुंच गए। यहां आकर उन्होंने आगे जाने का इरादा बदल दिया। उन्हें लगा कि क्यों न पंजाब लौटकर बचे कुचे गदरी क्रांतिकारियों को पुनः संगठित किया जाए। उन्होंने सरगोधा में जगत सिंह के एक मित्र के पास जाने का फैसला किया, जिसने जगत सिंह को हथियार देने का वायदा किया था। 2 मार्च 1915 को वे जगत सिंह के परिचित राजेंद्र सिंह पेशसर के पास पहुंचे। वास्तव में इस आदमी ने उन्हें झांसा दिया था। उसी ने रसालदार गंडा सिंह को उनके पहुंचने की सूचना दे दी, जिसने पुलिस को बुला दिया। जब करतार सिंह सराबा मकान में एकत्रित लोगों को गदर दी गूंज से कविताएं सुना रहा था, उसी समय पुलिस ने पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सराबा को गिरफ्तार कर जब लाहौर स्टेशन पर लाया गया तो उसके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी, लेकिन वे वैसे ही मस्तमौला था। स्टेशन पर उसने अंग्रेज अधिकारी टॉमकिन से कहा, पहले हमें कुछ खिला पिला, क्यों ना हमारी भूख मिटा दो। मुकदमे के दौरान जिन दस्तावेजों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया गया, उनमें गदर और गदर हिंदुस्तान आदि पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेख आदि तो थे ही, गदर दिगोंज की कविताओं को भी बादशाह के खिलाफ जंग के प्रमाण रूप में पेश किया गया। इस मुकदमे के दौरान भी करतार सिंह सराबा पूरे जोश और बुलंदी में रहा। करतार सिंह सराबा ने अपनी गदरी कार्रवाइयों से इनकार करने की बजाय उन्हें कबूल करना अपनी जिम्मेदारी समझा। यहाँ तक कि अपने गांव के पुलिस मुखबिर, जो पहचान परेड में उसकी पहचान करने में अक्षम हो रहा था, को पकड़कर खुद ही सराबा ने कहा कि मैं ही करतार सिंह हूँ, किसी निर्दोष को न फंसा देना। मुकदमे की पूरी कार्रवाई के दौरान करतार सिंह हंसी खुशी और मस्ती की रो में रहता था। न्यायाधीशों से भी उसकी नोकझोंक चलती रहती थी। बाबा शेर सिंह पुरई ने अदालत के एक दृश्य के उल्लेख किया है। सराबा से जज ने पूछा, क्या तुम्हारा इरादा अंग्रेजी सरकार पलटने का था? हाँ, मैंने जो भी काम किया देश की आजादी के लिए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए किया है। जज ने फिर पूछा, जानते हो तुम्हारे इन बयानों का क्या परिणाम होगा? जी हाँ, जानता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि मुझे पता नहीं कि आप क्या सुलूक करेंगे? मैं तैयार हूँ। यदि हमारा दांव लग जाता तो हम आपको बता देते। अब जो आपको करना हो करो, मुझे पता है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद गांव से दादाजी वे परिवारजन आकर अफसोस करने लगे कि इतनी छोटी उम्र में वह जीवन त्याग देगा। सराबा ने अपने दादा से पूछा, अपने गांव की सिंह का क्या हाल है? वह तो कब का प्लेग से मर गया, दादा ने कहा। और उस बुजुर्ग सिंह का क्या हाल है? दादा ने कहा, वह भी पिछली सर्दी में चल बसा। सराबा ने कहा कि क्या उन लोगों को याद करता है?
उसने दादा से कहा कि कोई प्लेग से मरता है, कोई बुढ़ापे से, लेकिन मैं तो देश के लिए शेरों की मौत मर रहा हूँ, जिस पर देश गर्व करेगा। आपको तो इस पर फक्र होना चाहिए। यह सुनकर दादा को संतुष्टि हो गई। बाबा सोहन सिंह पकना के एक संस्मरण का भी उल्लेख मिलता है। सराभा ने जेल की दीवार पर लिख दिया था, शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाता, आखिर यह रंग लाएगा। बाबा भकना ने कहा, करतार सिंह, यहाँ तो हड्डियां भी जेल में गल जाती है, बाहर कैसे खबर जाएगी और शहीदों का खून फिर कैसे रंग लाएगा। सराबा का उत्तर था, अध्यक्ष जी, आज नहीं तो कल या परसों बाहर जाकर खून रंग लाएगा ही। इसी तरह जब सराबा को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो दरोगा कन्हन खान से जो शब्द उसने कहे, वह उसने भाई रणधीर सिंह और ज्ञानी नाहर सिंह को बताए। सराबा ने कहा था, दरोगा, यह मत समझो कि करतार सिंह मर गया है। मेरे खून के जितने कतरे हैं, उतने करतार